नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के अध्याय 1 में पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, यह NCERT के कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है और इतिहास के अगर बात करें तो इस चैप्टर का और इस पूरे विषय का नाम है हमारा अतीत। यानी कि हम आज से ये जानेंगे कि किस प्रकार हमारे इतिहास में क्या, कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से हमारे को इस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बहरहाल अगर हम बात करें किसी भी बात को जानने की, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, किस प्रकार हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ये जानकारियाँ आती कहाँ से, इन जानकारियों को लाता कौन है, कब ये कैसे बनी, किन चीज़ों के द्वारा बनी, किस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुई, किस लेख, किस अभिलेख, किस पुरा पाषाण, किस तरीके से हम तक ये जानकारियाँ आई। बस इसी ही चीज़ के इतिहास के इस पहले अध्याय में हम इन्हीं चीज़ों का वर्णन विस्तारता देखेंगे। तो शुरू करते हैं। राशिदा का सवाल। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो उसमें लिखा था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं। क्या जानना ज़रूरी है कि किसी चीज़ के बारे में अगर लिखा है तो कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति में हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हो। मतलब ये है दोस्तों कि आज से कल की स्थिति में क्या हुआ, मतलब कल अगर क्या हुआ है और आप आज की स्थिति में है तो आज से कल को पहचानना आसान है, क्योंकि बीते हुए कल के बारे में जानकारी आपको किस हिसाब से मिल जाएगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, किसी न्यूज़ को देख सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष जो कि उस जगह पर मौजूद हो उस व्यक्ति से जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस कल को बता सकती हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था तो ये 100 साल पुरानी बात कैसे जानेंगे। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों के शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते थे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते थे कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो दोस्तों, यह जानना जरूरी है इसके लिए कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ क्रमांक 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल में रहने वाले अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे और ये जानवरों का आखेटक यानी कि शिकार करते थे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी अगर आपको लेनी हो तो सबसे पहले ज़रूरी है यह जानना कि लोग पहले करते क्या थे। हमारा जो इतिहास है उसकी अगर विस्तृतता से अगर अपन ना जाने तो मोस्टली क्या होता था, शिकार पर ही बेस्ड होता था। बाद में लोग खेती किसानी करना शुरू करी, कृषक बने, लेकिन उससे पहले क्या होता था, वो लोग शिकार पर ही निर्भर रहते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। मतलब उत्तर पश्चिम साइड, अब उत्तर पश्चिम का है, ये आपका उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। अब कह रहे हैं इस उत्तर पूर्व पश्चिम इलाके में सुलेमान पहाड़ियों का, किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो पता लगा लेंगे, ठीक है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरियां और गाय जैसे पशुओं का पालतू बनाना आरंभ किया। ये लोग गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये इस हिस्से पे अपनी क्या है, गारो की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियां विंध्याचल क्षेत्र में पाई जाती हैं, यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ पे क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में ही स्थित हैं। तो सबसे पहले क्या उगाया गया था दोस्तों, चावल उगाया गया था। और कहाँ उगाया गया था, विंध्य के उत्तर में उगाया गया था। आइए उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र देखते हैं और यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया था, आप क्या ढूंढिए, सुलेमान तथा किरदर की पहाड़ियां। तो ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम
और इस जगह पे ये रही किरदार और ये रही सुलेमान की पहाड़ियाँ। और इस हिस्से पर अपन ने क्या देखा था, यहाँ के जो जगह थी यहाँ पर पानी की अधिकता है, यहाँ से सिंधु नदी निकली है, तो यहाँ पे क्या होगी, खेती किसानी ज़्यादा होगी। यहाँ के लोग किस टाइप के होंगे, कृषक टाइप के होंगे। फिर उसके बाद बिंद की पहाड़ियाँ, ये रही बिंद की पहाड़ियाँ, चंबल से वास की हिस्से, सोन नर्मदा का हिस्सा जो है बिंद की पहाड़ियों के हिस्से पे लगता है। इसके बाद गारो की पहाड़ियाँ ये इस साइड पे रही, पूर्वी इलाका ये पूरा गारो की पहाड़ियों से भरा हुआ है, यहाँ बीच में बिंद क्षेत्र है। इसके बाद इस साइड की अगर बात करें तो किरदार और सुलेमान की पहाड़ियाँ जो है वो विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसके अलावा चंबल नदी को देख लो, चंबल नदी क्या आ रही, ये रही चंबल नदी जो क्या इधर जाके यमुना नदी में मिल जाती है, यहाँ से शुरू होती है, महू के जनापाव से स्टार्ट करती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और इधर पे मिल जाती है। और सेम इसी के पैरेलल जो है ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ताप्ती मुल्ताई से निकलती है ना, मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकल कर ये कहाँ चली जाती है, अरब सागर में मिल जाती हैं। तो दो नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं, आप उनके नाम बताइए, पहला नर्मदा और दूसरा ताप्ती। ठीक है, बाकी सारी नदियाँ जो है वो कहाँ पे जाके मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में। बाकी सारी नदियाँ कहाँ मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु नदी कौन सी है, ऊपर की तरफ अभी अपन ने सिंधु नदी देखी, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ब्यास है ना, 5 नदियों के ये संगम है ना, कौन, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, ये सभी नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, सिंधु नदी बनाती हैं। और जब ये जहां से गुजरती हैं वो एरिया कौन सा है, पंजाब। ऐसे 5 नदियों का समूह जहां से निकला उसको क्या बोलते हैं, पंजाब। आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां इन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियां किसको कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाएं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे व समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व हुआ। तो जो मतलब नगरों का विकास कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये नगरों का विकास किसके नाम से हुआ था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नाम से आपने सुना होगा। तो ये सब 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन भी एक बार आया था एमपीपीएससी में कि नगरीय विकास का लगभग वर्ष कब आरंभ हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और उसकी सहायक नदी जो है उसकी सोन का कहाँ पे पता लगाओ, ये रही गंगा नदी, ये यहाँ से चलना शुरू करती है उत्तर से और ये यहाँ पे कहाँ से चलती है, गंगोत्री से निकलकर नीचे की तरफ आती है और ये यहाँ पर बिहार वाले क्षेत्र में आकर ये जमीन में मैदानी इलाकों में फैल जाती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। कभी कभी सेना एक दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपने मूल्यवान वस्तुओं को साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, देखो आज लोगों की यात्राएं क्यों करते हैं, इसका कारण इस सिंपल सा है। जो पूर्व में लोग जिस कारण से यात्रा करते थे, स्वाभाविक सी बात है, कुछ वैसे ही रीजन आज भी हैं जिनके कारण यात्रा करनी पड़ती है। पूर्व में भी लोग व्यापार करने के लिए यात्राएं करते थे। पूर्व में भी लोग क्या है, कुछ नई चीजों को खोजने के लिए यात्रा करते थे। पूर्व में जिस प्रकार से जो समस्याएं थी, कुछ ऐसी समस्याओं का सामना आज होता है और उन्हीं कारणों से हम क्या करते हैं, यात्राएं करनी पड़ती हैं। एक बार फिर से मानचित्र को देखें। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, वे गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस के रह गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने और संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे पर विचार अपनाते रहे। देश का नाम, हमारे देश के लिए प्रायः इंडिया और तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसको सुनिएगा। ध्यान दें जरा इधर पे।
अपने देश के लिए प्रायः इंडिया या कि कहा जाए भारत जैसे नाम का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है तथा इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंदोस के नाम और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब ये कि जो सिंध तरफ से मतलब 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से कौन आया, देखो भाई ऐसा है कि ये अपना भारत है ना, भारत कुछ ऐसा है। अपने ये जो भारत है, इस भारत की स्थिति पे जो लोग यहाँ सर आए उत्तर पश्चिम इलाके से जब अंदर की तरफ आए तो वो थे कौन, ईरानी और यूनानी। ईरानी और यूनानियों ने सिंध को मतलब यहाँ से जो सिंध नदी निकली है उनने सिंध नदी को हिंदोस और इंदोस के नाम से कहा। मतलब यूनानियों ने क्या, ईरानियों ने इसको क्या बोला, हिंदोस। ईरानी क्या बोलते थे, इंदोस, और यूनानी बोलते थे इंदोस। तो हिंदोस और इंदोस में ये नाम जो है वो ईरानी और यूनानी, ईरानी हिंदोस कहते थे और यूनानी इंदोस कहते थे, नाम से ये पुकारते थे। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। अब ये इसके पूर्व में कौन स्थित है भाई, अब इसके पूर्व में जो है वो क्या है स्थित है, अपना ये पूर्वी इलाका है। अब यहां से जो पूर्व का क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते थे, इंडिया बोलते थे, है ना, इंडिया बोलते थे। तो भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों में एक समूह में किया जाता था। मतलब रहने वाले लोगों के एक समूह को किया जाता था। उत्तर पश्चिम, जब ये लोग उत्तर की तरफ पश्चिम से आए यहाँ पे जब इंडिया में मतलब इधर पर आए तो सिंध नदी को इनने हिंदोस और इंदोस कहा और यहाँ के रहने वाले लोगों को ये इंडिया बोलते थे। और भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक के लिए कहा जाता था, है ना, भरत नाम का प्रयोग, भरत नहीं भारत। तो भरत नाम का प्रयोग यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था और इस पूर्वी इलाके के एरिया को क्या कहा जाता था, इंडिया। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये जो बात मैंने बताई ये किस में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। जो बात मैंने आपसे कही वो ऋग्वेद में लिखी हुई है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने, अब आप कैसे जानेंगे हमारे अतीत के बारे में, हमारे वेद पुराण और सारी चीजों के बारे में कोई ना कोई जानकारी देने के लिए तो आपको कोई सिस्टम कोई अपनाना ही पड़ेगा। तो उसको सुने, अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई किताबों को ढूंढना और पढ़ना है। ये किताबें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है और ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय के क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल में विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखिए ये भोजपत्र है, ठीक है। इस भोजपत्र के ऊपर जो लिखा हुआ लेख है वो क्या है, पांडुलिपि है और पांडुलिपि में इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया या फिर कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्राय पांडुलिपियां मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी हमारे कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखो कहानी सिंपल सी है, दो भाषाएं ज्यादा चलती थी, प्राकृत और तमिल। अगर तमिल भाषा की बात करें तो देखो प्राकृत भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग क्या है, आमचाल बोलचाल की भाषा में ज्यादातर आता रहा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते रहे और तमिल जो है दक्षिण भारत की जो भाषा है इसको भी वहाँ के लोग जो है ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये दो भाषाएं हैं, अन्य प्राकृत और तमिल भाषाएं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं थी। इनमें से कई संस्कृत लिखे हुए जो लेख थे वो क्या किसमें मिले थे, इनमें संस्कृत में मिले थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा किस पे धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते थे। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनसे राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख का लेखा जोखा रखा करते थे। सॉरी क्या तुम बता सकते हो
कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ है, ऐसा कराने से क्या क्या कठिनाई, ऐसे करने में क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी या प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता था। मतलब ये कि ऐसी वस्तुएं जिनका अध्ययन करने के लिए अतीत में बनी हुई ऐसी चीजें जिनका अध्ययन किया जाता हो, मतलब जिन अतीत में बनी हुई जिन वस्तुओं का अध्ययन करना हो, ऐसे व्यक्ति को अपन क्या बोलते थे, जो पुरातात्विक है वही इसका अध्ययन कर पाता था। तो पुरातात्विक पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते थे तथा वे औजार, हथियार, बर्तनों आदि के आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट हो जाने वाले होते थे। देखिए कुछ चीजें जो अभी ऊपर छूटी, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ जो कि अभी आप देख रहे हैं, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनको अलग अलग हिस्सों का एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप देख रहे हैं। तो ये जो किसकी है, भुर्ज छाल की बनी हुई ये पांडुलिपि आपके सामने दिख रही है। इसके बाद लगभग 2250 वर्ष पुराना, मतलब 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब तो हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब यह एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों की भाषा में है। तो ये जो है किसमें है, ये दो भाषाओं में मिलकर बना हुआ है, अरमाइक और यूनानी, मतलब यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700-4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, ये आप जानिएगा। देखिए हमारे आज के सिक्के और पूर्व के सिक्कों में क्या अंतर है। ये पूर्व के सिक्के हैं जिनका यूटिलाइजेशन होता था, जिनमें देखिए कुछ चीजें बनी हुई हैं। ऐसे ही आज के जो सिक्के हैं इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके बारे में आपसे चर्चा अवश्य करूंगा। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विकों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत यानी स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोत का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत या एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक यानी कि हमारे अतीत पर अध्ययन ध्यान दिया है। यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फूल फल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में ही विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातात्विक की सहायता से हम इनके
जीवन की जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। आइए जानते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब समझ में आया गुरुजी? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी तिथि के बारे में अगर अपन को गणना करती है तो अपन कहाँ से शुरू करते हैं? ईसा मसीह के जन्म से। तो अगर ईसा मसीह का जन्म ये एक लाइन है तो इस हिस्से को अपन क्या बोल देते हैं? 0 मान लेते हैं। फिर इसके इस तरफ अगर जाएंगे तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय कहला गया, और इस समय इस तरफ की बात करेंगे तो ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय हो गया। तो जो ईसा से पहले है वो ईसा पूर्व, और जो ईसा के बाद है वो ईसा आफ्टर क्राइसिस, मतलब ईसा के बाद का समय। तो अब इसी चीज को मैं फिर से पढ़ता हूं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आइए जानते हैं इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी यानी कि हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइसिस यानी ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाते हो। इसे एना डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना होता है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा या बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिनका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। तो दोस्तों मैंने अभी जो बताया अपन इसको क्या कर लें, ईसा मसीह के जन्म का समय मान लें तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय मतलब एडी है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? बिफोर क्राइसिस है ना, ये हो गया बीसी एनो डोमिनी, और क्या बोलता है? बिफोर क्राइसिस। तो ये जो है इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। अन्यत्र के बारे में जानिए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे और इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे थे। सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। सामान्य ये साथ साथ अभिलेखों के प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों का बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका क्या अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इससे प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। यहाँ लगभग 5000 पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो देखिए एक प्रकार से यहाँ पर ये जो लिपि लिखी हुई है इसमें इस स्क्वायर का मतलब पी है, इस सेमी सर्कल का मतलब है टी, ये एक बम जैसा पता नहीं क्या है, इसका ओ, ये शेर बना हुआ है एल, ये बना हुआ है एम, ठीक है, ये 2 फरसे टाइप के दिख रहे हैं आई, ये एस दिया हुआ है पिन टाइप का। तो इनके एक सिंबल बना दिए है ना। इन सिंबलों के अपने एक क्या है? नाम है। अब इन नामों का जहां मिलेगा अपन उसको मान लेंगे। अब सुनो, मिस्र के उत्तरी तट पर रोटेसा नामक एक कस्बा है जहां पर एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं पर तथा लिपियों यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्हें बताया कि यह राजाओं और रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों का समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विद्वान अक्षर किनारे लिए प्रयुक्त होते हैं कि अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ सके। तो कल्पना करें कि तुम्हें एक पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है, तो तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जो कि तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगे। तो भैया अगर आप किसी पुरातात्विक से कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए 5 क्वेश्चन तैयार करो और मैं ही बन जाता हूं आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन करो, मुझसे बनेगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो कोई तो बताएगा इसका आंसर। चलिए आगे शुरू करते हैं।
उपयोगी शब्द के बारे में जानते हैं। हमने इसमें पढ़ा यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। इतने शब्दों को हमने इसमें जाना। आइए और भी चीजें जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कृषि का आरंभ हुआ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये चीजें हमने पढ़ी। आइए कुछ और चीजें जानते हैं। यहाँ तक आकर हमने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया और बहुत सारे सिस्टम को हमने पहचान लिया। हमने इस चैप्टर में जो चीज़ें ज़रूरत की थी उन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अध्याय 1 कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे समाप्त होता है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंट्रोडक्शन की चीज़ थी। हमने पढ़ा क्या, कब, कहाँ और कैसे। और भी अच्छी वीडियो हमारे इसी तारतम्य में लगातार जारी रहेंगे। ये एनसीईआरटी का अध्याय 1 जो पहला अध्याय था, ये कक्षा 6 के पाठ्यक्रम का शुरुआत करके हमने आगे बढ़ाया है। इसी तरह से हम और भी चैप्टर आपके पास लाते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।